अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सबक के लिए। हमारा अभी तक जो मामला चल रहा था सहाफ़त का चल रहा था। पिछले सेशन में हमने एडिटोरियल देखा था और मैं बताना रह गया, जहन से उतर गया, या मैंने बताने की बहुत कोशिश भी की लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए। इदारे के तहत जो एडिटर है या अखबार वाले हैं या जो हुकूमत है, वो लोगों की राय अम्मा को अपने लिए हमवार करने की कोशिश करती है। तो पहले देखा होगा कि पहले लोग कहते थे ना कलम की ताकत, तो वो कलम की ताकत इदारे के ज़रिए पूरी की जाती है, दिखाई जाती है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, अगली तरफ चलते हैं। सुर्खी, सुर्खी लगाने वाली सुर्खी नहीं, खबरों की जो हेडिंग होती है उसे यहाँ सुर्खी के नाम से लिखा गया है। और वो हेडिंग लिखने का अपना अलग अंदाज होता है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि ये हेडिंग ऐसी हो, ये सुर्खी ऐसी हो कि इसको पढ़ने के बाद खबर की काफ़ी हद तक हमें खबर का काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम वक्त होता है, सिर्फ वो खबर की अखबार में हेडिंग्स या सुर्खी पर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अखबार काफ़ी हद तक पढ़ लिया। तो हमेशा आपके मजमून से रिलेटेड होना चाहिए, रब्त होना चाहिए, आपकी खबर से रिलेटेड होना चाहिए, मुताल्लका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुर्खी आप कुछ और लगा रहे हैं, नीचे खबर कुछ और लिख रहे हैं। खबर सुर्खी पढ़कर खबर की नौइयत का अंदाज़ा हो जाए, एहसास हो जाए, तब तो सुर्खी की कामयाबी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुनासिब नहीं है। सुर्खी का तारुफ यानी हेडिंग का तारुफ। सुर्खी किसी भी खबर, मजमून, बयान, तहरीर या मौजू की मुख्तसर तरीन शक्ल को कहते हैं, जो तहरीर शुरू करने से पहले ऊपर लिखी जाती है। उसे उन्वान भी कह सकते हैं, लेकिन सहाफ़ती ज़बान में उसे सुर्खी का ही नाम दिया गया। किसी चीज़ को अगर आप किसी उन्वान के तहत बयान करते हैं तो वो ज़रिए उन्वान ही आएगा, टॉपिक ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी खबर को किसी उन्वान के तहत दे रहे हैं तो उसको सुर्खी, उसको हेडिंग बोलेंगे, सुर्खी बोलेंगे। सहाफ़त में, सहाफ़ती ज़बान में उसे सुर्खी का ही नाम दिया गया है। सुर्खियाँ अखबारात, रिसाले की अहम ज़रूरत हैं, जिसके बगैर किसी अहम अखबार या रिसाले का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। सुर्खियाँ खबर या मजमून के ऊपर बहुत मोटे या जली हरूफ में नुमाया तौर पर लिखी जाती हैं। आप देखते हैं जब भी कि आपने अखबार पढ़ा होगा या किताबें पढ़ी होंगी, जो अखबार सहाफ़ती होंगी, है ना, जर्नलिस्ट होंगे, जर्नल्स होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि उसके जो कॉलम्स हैं वो बहुत हल्के, बहुत छोटे फ़ॉन्ट पे लिखे गए हैं, और जो उनकी सुर्खी हैं वो थोड़े मोटे या बोल्ड फॉर्म में लिखे गए। वही बात इन्होंने बयान की। सुर्खियां एक लंबी लाइन में दी जाती हैं, 2 लाइनों में भी दी जाती हैं। ऊपर की लाइन ज़्यादा मोटे हरूफ होते हैं और नीचे की लाइन से कम मोटे हरूफ में लिखी जाती है। ऊपर वो जो पहली लाइन है वो फर्स्ट जो है वो बोल्ड ज़्यादा होती है, जो नीचे की लाइन है वो कम बोल्ड होती है। किसी भी मवाद, मजमून या ख़बर के बारे में फौरी तौर पर मालूमात हासिल करने के लिए सुर्खी बेहद ज़रूरी है। वो थे ना अखबार जो बेचने वाले, फिल्मों में आपने जो शॉट देखा, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, और ताज़ा खबर के साथ कोई ना कोई वो खबर बता रहे होते हैं, है ना। तो वो जो खबर है, वो जो हेडिंग है, दैट इज सुर्खी। हाँ, सुर्खी अमूमन बेहद मुख्तसर होती है और कम अल्फाज में खबर का खुलासा पेश कर देती है। कभी कभी मतन के किसी अच्छे जुमले को सुर्खी के लिए मुंतखब कर लिया जाता है। सुर्खी के ज़रिए ही क़ारी खबर में दिलचस्पी ले सकता है, दिलचस्पी ख़त्म हो सकती है। इसलिए अखबार के मज़ामीन और ख़बरों के लिए सुर्खियाँ तैयार करना एक अहम फ़न समझा जाता है। आपको मालूम हो गया सुर्खियाँ किसे कहते हैं। आइए अब देखें कि सुर्खियों को तैयार करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। सुर्खियाँ मुख्तसर हों। नंबर 1, सबसे छोटी हो, मुख्तसर हो, बोरियत का एहसास ना हो, बोझलपन ना हो, ज़्यादा लंबी चौड़ी ना हो। सुर्खियों से जो बात कहनी है वाज़ह और मुकम्मल हो, बिल्कुल सही बात है। सुर्खियाँ पुरकशिश और दिल को छू लेने वाली हों, बिल्कुल सही है। सुर्खियाँ सहल अल्फाज में हों, आसान अल्फाज में हों, ताकि हर आम व ख़ास को समझ में आ सके। सुर्खियाँ मवाद या मौजू को सही तौर पर पेश करती हों, यानी अंदर खबर या मजमून में क्या कहा गया है, पहली नज़र में सुर्खी से इशारा मिल जाए।
सुर्खियाँ के मजमूई तौर पर हर कारी पर असर डालें, ना कि किसी मखसूस तबके के कारी के लिए तैयार की गई हों। सुर्खियों में आम फहम ज़बान के फ़िक्र इस्तेमाल किए जाएँ तो बेहतर है। सुर्खियाँ ऐसी हों जो चौंका दें, हैरत में डाल दें, कारी का दिल जीत लें और कारी सुर्खी पढ़कर खबर पढ़ने के लिए आमादा हो जाए। सुर्खियाँ लिखते वक्त इंसानी नफ्सियात और पसंद और नापसंद पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। सुर्खी के अल्फाज को मुनासिब तरीके से लाइनों में जमाना भी एक फ़न है, इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। इस सबक को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे सुर्खियाँ किसे कहते हैं, या आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अखबार या रिसालों के लिए सुर्खियों की क्या अहमियत है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सुर्खियाँ किस तरह लिखी जाती हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अखबार और रिसाल में कैसी सुर्खियाँ पसंद की जाती हैं। देखिए, आजकल भी चल रहा है ये प्रोग्राम, हर साल चलता है। उर्दू अकादमी दिल्ली का जलसा तकसीम इनामात, और उर्दू अकादमी दिल्ली में कल्चरल प्रोग्रामों का इनेकाद। पूरी डिटेल उर्दू अकादमी दिल्ली का जलसा तकसीम इनामात। अब जाहिर बात है, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो जानते हैं, जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनके जानने वाले हैं, या जो जान के भी महसूस करते हैं, जो किसी ना किसी तरह इस कल्चर एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं किसी भी किस्म की, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि उर्दू अकादमी दिल्ली का जलसा इनामात। और आम आदमी पढ़ेगा तो वो भी पढ़ेगा कि उर्दू अकादमी क्यों जलसे तकसीम क्यों जलसा कर रही है, और उसमें क्या क्या इनाम बांटे जा रहे हैं, और किस तरह के प्रोग्राम है। अब ये सबक डिटेल से देखिए। उर्दू अकादमी दिल्ली सरकार उर्दू स्कूलों के दरमियान तालीमी मुकाबला मुनक़्क़द करती है। इस साल ये मुकाबले माह नवंबर-दिसंबर 1999 में मुनक़्क़द किए गए, लेकिन इस साल ये मुकाबले कौन सा मंथ चला है, ये अगस्त और सितंबर में, अगस्त के दरमियान अगस्त से लेके अवाइल सितंबर तक मुनक़्क़द किए गए। इन मुकाबलों में तकरीरी मुकाबले, गज़ल सराई, मुकाबला, बैतबाजी मुकाबला, कव्वाली और ड्रामों के मुकाबले, तहरीरी मुकाबले मुनक़्क़द किए गए। मुकाबलों में अव्वल दो मरसों में हैसियत हासिल करने वालों को नकद इनामात, मोमेंटोज और इसनाद दी जाती हैं। तक़सीम इनामात अब ये कहाँ होगा, उसका मुआरखा 2 फरवरी 3 फरवरी या हुआ 2000 को सुबह 10:30 बजे प्यारेलाल भवन नज़द IITO में मुनक़्क़द होगा, जिसमें 251 बच्चों को इनामात दिए जाएंगे। नकद इनामात की कुल रकम तकरीबन 1.25 लाख रुपया है। ऐसा है बिल्कुल। उर्दू अकादमी जो नकद प्राइज़ देती है वो 500, 400, 300, 200 और कभी कभी कंसोलेशन हौसला अफजाई इनामात भी देती है। वो चीज़ें भी लिख सकते हैं अगर आप लिखने पे आए। उसके फिर ये भी लिख सकते हैं कि कौन उसके मेहमान खसूसी हैं, है ना, वो भी लिख सकते हैं। किसने इस फंक्शन की या इसकी सदारत करेगा, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारी जो हेडिंग थी वो याद है आपको? हेडिंग क्या थी? हेडिंग क्या थी? उर्दू अकादमी दिल्ली का जलसा तकसीम इनामात। अंदाज़ा हो गया दिल्ली में उर्दू अकादमी है, उसका तकसीम इनामात हो रहे हैं। और अगर इसमें एक लफ्ज़ और बढ़ाते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स का तकसीम इनामात, ऐसे भी लिख सकते हैं। मुकाबले के तकसीम इनामात ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला आइए, एक बुजुर्ग औरत जहाज में सफर कर रही है, कोई नई बात है, लेकिन आपको उसको दिलचस्प बनाना है। कैसे? 87 साल परदादी ने नया रिकॉर्ड कायम किया। तैयारे में सफर करके सबसे ज्यादा मुअम्मर खातून होने का एजाज हासिल किया। पोर्ट एलिजाबेथ कहाँ की, वो अब न्यूज दे रहे हैं आप। 80 साल की भी करती हैं, 70 साल की भी करती हैं, लेकिन इसका क्या नया कारनामा था, क्या अजीब चीज थी? अजीब चीज और नया कारनामा था कि 87 साल की थी। इससे ज्यादा किसी बुजुर्ग ने इससे पहले कोई रिकॉर्ड कायम, कोई फजाई सफर कायम नहीं किया था इस उम्र से ज्यादा या इस उम्र तक। जुनूबी अफ्रीका की 87 साल परदादी फजा में प्रवास कर रहे तैयारों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बूढ़ी खातून बन गई। ये इतला खबर इस एजेंसी ने दी। कौन सी थी? अगर आपको नाम याद है तो उसका नाम पता है तो नाम लिख देंगे, नहीं पता तो जहां तक पता है वहीं तक लिखेंगे। कुछ लोग लिखते हैं कि मौक़त ज़राए के ज़रिए, और मुबैना ज़राए से भी लिखते हैं कुछ लोग अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। पोर्ट एलिजाबेथ की पैड रिची उसका नाम दिया है। कुल 2 सीटों वाले बोइंग स्ट्रम
स्ट्रोमैन की बाजू पर चलकर सबको हैरान कर दिया और अपने लिए रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई। इन्होंने जरूरतमंदाना कारनामा दिखाने का उस वक्त इरादा किया जब वो पायलट डेविडसन ने साबिक हेयर ड्रेसर और एयरक्राफ्ट इंजीनियर के बेवा को ऐसा करने का चैलेंज दिया। तैयारे के प्रवास करने से कबल एक डॉक्टर ने रिची को असाब पर कंट्रोल रखने की एक गोली पेश की। रिची ने एजेंसी से कहा, मैंने उनसे गोली लेकर उसे झाड़ों में उछाल दिया और अगर मुझे गोली की जरूरत होगी तो मैं ऐसा कारनामा अंजाम देने के लिए कदम ही क्यों उठाती। अब उसकी हिम्मत की बात करें कि मैंने ऐसा करने के लिए किसी भी किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं किया, अपने लिए वो इस्तेमाल नहीं किया। बस हादसे का शिकार, 31 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। अगर इसमें जगह का नाम लिखा जाए तो वेल एंड गुड, जगह का नाम नहीं आ रहा तो इतना ही काफ़ी है कि किसी मौका पर कोई बस गिर गई या उससे हादसा हो गया और उसमें 21 लोग जख्मी हो गए और जिसमें 3 लोग तशवीशनाक हालत में हैं या बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। देखो इन्होंने नीचे दे रखा है शिमला 24 दिसंबर CNA, ऐसे लिखा ना CNA, हाँ CNA एजेंसी ने न्यूज़ दी है, ये शिमला की है, 24 दिसंबर की है। अब उसमें पूरी डिटेल बयान की गई है क्या हुआ था। कल शाम चंपा जिले के महरो नाले में एक प्राइवेट बस के गिर जाने से कम से कम 21 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक है। जख्मियों को सलोनी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया जबकि संगीन तौर पर जख्मियों को चंपा के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बस में 35 मुसाफिर सवार थे, बस चंपा जा रही थी। देखिए अब सही जगह पर सही निशान करने का वो है सही। सुर्खियां अखबारों या रिसालों के लिए जरूरी नहीं है, सही है गलत? गलत है। बिना सुर्खियों के अखबार और रिसालों की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर हमें एक बुकलेट की तरह मिलेगा, टेक्स्ट बुक की तरह लगेगा और हम उसको पढ़ने का दिल चाहेगा ही। मुसीबत और जहमत है नहीं, अहम ज़रूरत है हाँ। सुर्खियां मवाद या मौजू को तफसील से पेश करती हैं, सही तौर पर पेश करती हैं, तनकीदी तौर पर पेश करती हैं। सुर्खियां मवाद या मौजू को सही तौर पर पेश करती हैं, तनकीद नहीं होती, उनमें तफसील नहीं होती, शॉर्ट इख्तिसार होता है। सुर्खियां तैयार करना एक हंगामा, एक फन है, एक लफ्ज़ अंदोजी का काम है। हंगामा तो हो ही नहीं सकता। लफ्ज़ अंदोजी हंसी मजाक के लिए नहीं बयान की जाती, लोगों के पढ़ने के लिए बयान की जाती हैं ताकि लोग पढ़कर उनकी तजस्सुस कायम हो, तो वो एक फन है। सुर्खियां ऐसी हों जो हैरत में डाल दें, चौंका दें, दिल को छू लें, सोचने के लिए मजबूर कर दें, गम में मुब्तला कर दें, हैरत में डाल दें। सोचने के लिए मजबूर करने के लिए एडिटोरियल होता है या मौजू मजमून होते हैं, गम में मुब्तला कर दे ये नहीं हो सकता। आपने क्या सीखा? सुर्खियां किसे कहते हैं? सुर्खियां अखबार और रसाइल के लिए क्यों अहम है? सुर्खियां तैयार करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सुर्खियां पुरकशिश और मुख्तसर होनी चाहिए। सुर्खियां ऐसी हों जो मौजू की तरफ इशारा करें। सुर्खियां चौंकाने देने वाली, हैरत में डालने वाली क्यों हो? क्यों हो? अपनी सोची वाली बात है। अखबार और रसाइल में सुर्खियों की क्या अहमियत है? इख्तितामी सवालात, ये वो सवालात हैं जिनको आपको ये पढ़ने के बाद लिखना है। हर बार मैं ये कहता हूं कि आपको खुद लिखना है, इससे आपके लिखने की महारत परवान चढ़ेगी, आपको लिखने का तरीका और सलीका आएगा और आप अच्छे तौर पर लिख पाएंगे। आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये अपने आप से लिखेंगे तो आपको जो जहन में सोचा गया और हाथों से लिखा गया 70 से 80% तक याद हो जाता है। जब आप दोहराएंगे तो मुश्किल से 2-4 मिनट और लगेंगे और आपको ये असबर हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सबक की तरफ। हमारा जो दूसरा, हाँ इससे पहले अगर आपको कोई परेशानी हो तो अपने कहते हैं कमेंट्स लिख दें, अगर किसी को किसी किस्म की कोई सवाल में दिक्कत हो, परेशानी हो तो। और अब मैं अपने दूसरे सबक की तरफ बढ़ता हूँ जो है फीचर्स। फीचर्स किसे कहते हैं? लगाइए भाई फीचर्स।
इनमें क्या सवाल है? भी नहीं है। हाँ जी, क्या समझ नहीं आ रहा, जरा बताएंगे? मेरे अल्फाज वाज़ेह नहीं थे, या जो आपको बोर्ड पे नजर आया वो वाज़ेह नहीं था? अच्छा, तो अगर आप कहें तो फिर दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करें इसको। ठीक है, ठीक। देखिए अभी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं आई, ये समझ नहीं आया, वर्ड के मीनिंग समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया। कह रहे हैं कि हमें बस लिखने के लिए लिखने का टाइम नहीं मिला आज हमें। जी जी, देखिए अखबार पढ़ते हैं आप सब लोग? कोई रिसाला, कोई मैगजीन पढ़ते हैं आप सब लोग? पोस्टर भी देखते हैं आप सब लोग? तो उनमें जो खबरें होती हैं, जो मालूमात होती है, उन मालूमात को बहुत हल्के अल्फाज में, बहुत कम अल्फाज में सुर्खी की शक्ल में पेश किया जाता है, ताकि उसे पढ़ने के बाद अखबार की जो खबरें हैं वो आपके जहन में समा जाएं या उन पर तक आपकी पकड़ हल्की सी पहुंच जाए। वो होती हैं सुर्खियां, जिसे हम हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल, नाम जिसे हम इंग्लिश में हेडिंग कहते हैं। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। और चलिए, आपको इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बता ही सकता हूं कि हेडिंग जो होती है ना, हेडिंग अखबारों की, वो एक फन है। और वो कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, वो तमाम चीजें इस चैप्टर में, इस मजमून में समझाई गई। कोई सा भी अखबार उठा लीजिए जो आपके पास हो। हमारे पास कौन सा अवेलेबल हो सकता है इस वक्त? उर्दू लगाइए, हिंदी नहीं। अभी मैं अखबार, कोई सा भी अखबार लगाता हूं तो उसमें देखिएगा कि हेडिंग या सुर्खी किसे कहते हैं। वो जो दो चीजें पहले मैंने बताई आपको, जो चीजें मैं बता चुका, वो मैंने खबर पढ़ के सुनाई आपको, और हेडिंग जो थी वो ऊपर थी। देखिए अब आइए, ये अखबार है मानसून। मानसून चल रहा है, आंध्र प्रदेश में 8 अफराद की मौत। यानी मानसून देने के बाद इस कहना चाहते हैं कि बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो गई। अब आइए, ये क्या है? मैया मनसूबा बंद। हाँ ये रहा, कोई से भी लगा दीजिए। तेलंगाना में रेलवे पटरी बह गई, कई ट्रेनें मनसूख। ये पढ़ के हमें इस बात का अंदाजा होता है कि हम कहां की न्यूज पढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बारिश की ज्यादती से क्या नुकसान हुआ? 8 अफराद मर गए, है ना। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या इसका इफेक्ट आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा? रेलवे की पटरी तक बह गई, बारिश की शिद्दत इतनी जोरदार थी। अब जब रेलवे की पटरी बह गई तो कई ट्रेनें को रोकना पड़ा, मनसूख करना पड़ा, काटना पड़ा। ये अखबार की हेडिंग पढ़ के हमें समझ में आता है। अखबार की जो अब जब डिटेल में आप पढ़ेंगे उसमें पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। अब आया समझ में? अब आइए, हाँ उसमें एग्जाम्पल नहीं थे ना, इसमें सिर्फ खबरें थी और एग्जाम्पल 2 ही थे, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। अब देखिए दोबारा से, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात अदलिया के लिए एक बड़ा चैलेंज। अब यह क्या है? ये भी एक खबर है, लेकिन ये किसने कहा? शक्ल दिखा दी, सदर जमहूरिया। 2 लाइनों में न्यूज है ये, 2 लाइनों में इसकी हेडिंग है। कौन सा?
जब तक किसी को इंसाफ मिलता है तब तक उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी होती है। सदर जमहूरिया, 2 लाइनों की हेडिंग है। पहली हेडिंग जो है, पहली लाइन जो है बहुत बड़ा बोल्ड किया हुआ है, दूसरी लाइन कम बोल्ड है, और किसने कहा? सदर जमहूरिया ने कहा, वो भी लिख दिया। एक आम आदमी को इंसाफ मिलने में कितनी देर लगती है, उसकी परेशानी, उसकी शिद्दत, उसके अफसोस, उसकी चीजें, उसके ख्यालात, उसके एहसास इन 2 लाइनों में बयान हो रहे हैं। और ये खबर चूंकि सदर जमहूरिया ने किसी खिताब में बयान किया, तो इसलिए सदर जमहूरिया के नाम के साथ इसको बयान कर दिया गया। डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो खूब बढ़िया, खबर आ गई, सदर जमहूरिया ने कह दिया। लेकिन वो अट्रैक्टिव कैसे बने, लोगों तक वो मैसेज जाए तो कैसे जाए? वो इसी तरह तो जाएगा। कम वक्त में लोग बाग सदर जमहूरिया, अब क्या होगा, इससे सदर जमहूरिया के मुतालिक हमारी राय कायम होगी। सिर्फ हेडिंग पढ़ने से, खबर पढ़ेंगे डिटेल में तो और अच्छी राय बनेगी, लेकिन अगर आप खाली हेडिंग पढ़ें तो हमें अच्छा लगेगा कि ये लेडी, ये सदर जमहूरिया इंसाफ पसंद है, और ये जस्टिस इंसाफ के देरी के फेवर में नहीं है, देरी की तरफदार नहीं है, जल्द और अच्छा इंसाफ की तरफदार है। यानी इंसानियत के आला अक़दारों पे यकीन रखती हैं। ये तमाम चीजें किससे चीजें से निकल के आ रही हैं? हमारी हेडिंग से निकल के सामने आ रही है। समझ में आ रही है? आप दूसरी लगा। अब देखिए अगला, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत अगले 3 माह में। हर दफा, हर रोजाना कोई ना कोई रेल कहीं ना कहीं उसके लिए निकलती है, सफर के लिए निकलती है, कुछ चीजें नई नई शुरुआत भी होती है। लेकिन हमें क्या बताया? वंदे भारत, यानी हिंदुस्तान की परवान की तरफ, तरक्की की तरफ हमें इशारा कर रही है हेडिंग, टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा कर रही है। आरामदाह स्लीपर ट्रेन की शुरुआत आरामदाह पुरसुकून सफर की तरफ इशारा कर रही है। कब होगा? अगले 3 माह में, यानी आवाम को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हेडिंग पढ़ते ही समझ में आ रही है। या जो जल्दबाज है उनको क्या, सबर कर लो, अगले 3 माह में दोबारा शुरू होने वाली, अगले 3 माह में शुरू होगी, है ना। ये चीजें हमें कहां से पता लग रही हैं? खबर डिटेल में हम पढ़ेंगे, उससे पहले हमने सिर्फ हेडिंग पढ़ी और हमें अंदाजा हो गया कि अगली से हमारी खबर किस नौयत की है, किस सिलसिले की है, क्या और क्या चाहते हैं, और इससे हमें खबर पहुंचा के लोग क्या चाहते हैं, अखबार क्या चाहता है। अब आइए अगला, एक से ये रहा, महंगाई से मुताल्लिक खबर कैसे पढ़ेंगे? महंगाई का धचका, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर इजाफा। सीधा सीधा भी तो लिखते थे, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा, इतना लिख सकते हैं। लेकिन उसको पुरकशिश और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या कहा? महंगाई का धचका। अगली लाइन क्या पढ़ेगी? सिर्फ इतना ही, कॉमे से पहले 3 लफ्ज हैं, महंगाई का धचका। इसको पढ़ने के बाद जो सारिफीन हैं, जो अवामुन नास है, वो एकदम अट्रैक्ट होता है, उनका जहन उसी तरफ चलने लगता है कि अब क्या चीज महंगी होने वाली है। अगली जो हमारी वो आधी लाइन बताती है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर इजाफा। तो ये बता रहे हैं कि सिलेंडर जो है वो महंगा हो गया है। आसान लफ्जों में बता सकते थे, लेकिन उसे पुरकशिश बनाने के लिए अपनी चीजें बढ़ाई गई। आ रहा है समझ में? अब आया समझ में आपको? ठीक। और इसको जब, अब जो मैंने पहले लेक्चर दिया, अभी जो लेक्चर दिया है, उसको जब इस हेडिंग के सिनारियो में आप पढ़ेंगी तो आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, वाज़िह हो जाएंगी। और इसी तरह मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि एडिटोरियल, इन्होंने एडिटोरियल के जो हमें एग्जाम्पल दिए थे उसके हिसाब से हमें ये बोरियत बोझल महसूस हो रहे थे। लेकिन एडिटोरियल का जो असल मकसद होता है वो राय अम्मा को हमवार न करना होता है किसी भी एक मसले पर, चाहे वो हुकूमत के लिए हो, चाहे वो अखबार के लिए हो, चाहे अवामी, कोई भी अवामी मसला हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें, ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपके पास अखबार होगा, कोई सा भी अखबार हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई सा भी किसी भी ज़बान का अखबार होगा जो आप पढ़ सकते हो। जब आप उसके पेज खोलेंगी तो उससे, या खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या पढ़ा रहा हूँ, और आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कितना समझ आ रहा है। अब चूंकि ये चीज़ हमारे पास है नहीं,
आपके पास अखबार नहीं, किताब नहीं, तो इसलिए आपको मेरी बातें ऊपर ऊपर सरसरी तौर पर लगती हैं, बोझल हो जाते हैं आप लोग, और आपको महसूस होता है कि पता नहीं क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। किताब होती तो उससे बहुत सहारा होता। अब जब किताब नहीं है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर दें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उस सबक की तरफ, फीचर्स। जी क्या कह रहे हैं? अकादमी उर्दू एकेडमी, ये उर्दू एकेडमी एक इदारा है हुकूमत की तरफ से बनाया गया, जिसमें उर्दू के प्रमोशन और डेवलपमेंट की बात की जाती है, काम किया जाता है। दिल्ली में कश्मीरी गेट पर मौजूद है, और अलग अलग स्टेट में, हर स्टेट में, हर सूबे में अलग से सूबे के नाम से उर्दू एकेडमी बनाई गई है। और कोई बात? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। एक बात और मैं आपसे, जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसे फौरी तौर पे बोल दें। अब क्लास के बाद बताना तो ऐसा लगता है कि अभी तक जो पढ़ाया गया वो बेकार रहा। आपको समझ नहीं आ रहा, जिस वक्त समझ नहीं आ रहा उसी वक्त रेज हैंड करके बता दें कि हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बयान नहीं कर सकते तो कमेंट्स कर दें, मैसेज डाल दें। हमारे पास मैं खुद हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो बैठे हैं, वो सब पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज़ आप बता दें। क्लास के बाद कहना ऐसा लगता है कि सारी मेहनत, और कोशिश ये करें कि थोड़ा वक्त पे ज्वाइन कर लिया करें क्लास, ताकि जो लेक्चर की चीज़ें हैं वो निकल ना जाए और आपको शुरू से लेकर आप आखिर तक सारी चीज़ें समझ में आए। अब हम अपने अलग उसकी तरफ चलते हैं, शोबे की तरफ, जिसका नाम है फीचर्स। अभी तक हमने इदारिया पढ़ा, अब हम अपने अलग सेशन की तरफ आते हैं। हमारा नया सबक है, नया टॉपिक है फीचर्स। किसी भी इंसान की, किसी भी मौजू की, किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई एक एस्पेक्ट को देखना तफसीली तौर पर वो फीचर्स कहलाता है। या ज़माने के अंदर ज़माने के अंदर या मौका महल पर या जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है एट प्रेजेंट, वो फीचर्स कहलाती है। उसको मनोअन बयान करना फीचर्स कहलाता है। ज़माने का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब फीचर्स है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो फैसला बात का है। जो एट प्रेजेंट चल रहा है उसे फीचर कहते हैं। और किसी एक एस्पेक्ट पे, जिंदगी की किसी एक एस्पेक्ट को, इसमें किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक जुज़ को इसमें मुताला किया जाता है, मुशाहदा किया जाता है। तासुर तो बाद में दी जाएंगे, तासुर तो बाद में कायम होंगे, लेकिन जो चीज़ जैसी है उसे मौनान वैसे ही बयान करना या वैसे ही रिकॉर्ड करना और फिर देखना, वो तमाम चीज़ें फीचर्स कहलाते हैं। लेकिन वो तमाम चीज़ें क्यों है, किस चीज़ पर है, कि ज़िंदगी के किसी एक अहम जुज़ को, किसी एक एस्पेक्ट को, वो फीचर्स कहलाते हैं। अब आइए, इतना समझ आया आपको? जी हाँ या ना? आया स्टेटमेंट? जी सर। अल्लाह का शुक्र। अब इसका हम डिटेल पढ़ते हैं। एक हल्के फुल्के बयान या मजमून को फीचर कहते हैं। कोई शे, फर्द, इदारा या समाजी रस्म व रिवाज फीचर का मौजू हो सकता है। कोई एक चीज़ बताया ना मैंने आपको, कोई शे, चीज़, फर्द, इंसान, इदारा, इंस्टीट्यूट या समाजी रस्म व रिवाज, कल्चर, फीचर का कोई मौजू हो सकता है।
अखबारों रिसालों में रोज़ ही खबरें शाया होती रहती हैं। अभी हमने खबरों के बारे में हेडिंग्स पढ़ी, इदारिये पढ़े। इन खबरों का आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है, इन खबरों और वाक़यात से अवाम की उम्मीदों, आरज़ुओं और रंजो-गम का क्या ताल्लुक़ है, इन वाक़यात के पीछे जो अवामिल कार फरमा है उनसे वाकिफ़ होकर पढ़ने वालों को किस तरह का इत्मीनान होता है, उन्हीं बातों को मखसूस और हल्के फुल्के अंदाज में फीचर में पेश किया जाता है। अभी हमने खबर पढ़ी ना, महंगाई का धचका, कमर्शियल सिलेंडर महंगा, इसका क्या इम्पैक्ट आया अवाम पर और अवाम इसे क्या समझ रहे हैं और उनके क्या तासुरात आ रहे हैं, वो तमाम चीजें फीचर्स में जा रही हैं। एक ही एस्पेक्ट है महंगाई। फीचर का अनुमान आमतौर से पुरकशिश और दिल को छू लेने वाला होता है। फीचर अखबार और रसाइल में तो छपते ही हैं, रेडियो पर भी सुने जाते हैं। कुछ मुकालमाती अंदाज में होते हैं, कुछ हमारे प्रिंट मीडिया में आते हैं, कुछ वीडियो के जरिए बयान किए जाते हैं। वो तमाम चीज़ें फीचर्स आती हैं, है ना। अब गरीबी से मुतालिक या महंगाई से मुतालिक देख लीजिए, पेट्रोल महंगा कर दीजिए, सिर्फ एक पेट्रोल, उससे कितना इफेक्ट आएगा। उसका जो इफेक्ट आया है ना, कारोबारी आदमी रो रहा है, किराया बढ़ गया, लोडर रो रहा है, क्या करें, महंगा सामान, लोडिंग बढ़ गई, महंगी हो गई, है ना। जो अल्टीमेट सारिफ है, जो अल्टीमेट उसको इस्तेमाल करने वाली चीज़ों वालों में जो बायर्स हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस पर आता है। हर आदमी अपनी चीज़ें बढ़ा देता है और फिर जब उस अल्टीमेट सारिफ से बात की जाती है, जो चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला ख़रीदार है, रिटेलर के बाद जो कंज्यूमर है, उससे बात करो तो वो अपनी कहानी सुनाता है। बड़ा अफसोस, क्या करें, महंगाई के मारे जनाब 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये की हो गई, दूध बड़ा महंगा हो गया, पेट्रोल के महंगे होने से सारी चीज़ें बढ़ गई, सब्जियां महंगी हो गई, है ना, ज़रूरी ज़िंदगी दूसरी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें महंगी हो गई। कहाँ तक महंगाई से बच सकते हैं। मेरी तो तनख्वाह ही 400 रुपये है ना, या 200 रुपये या 300 रुपये पर डे के हिसाब से, उसमें इतना बढ़ गया, अब मैं क्या करूँगा, क्या बचाऊँगा, क्या खाऊँगा, क्या कर सकूँगा, क्या नहीं कर सकूँगा। वो तमाम चीज़ें जो स्टेटमेंट की शक्ल में आ रही हैं वो प्रिंट मीडिया में जा रही हैं, और जो अदाकारी की शक्ल में आ रही हैं, रिकॉर्डिंग की शक्ल में आ रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रही है, मास मीडिया में जा रही है। तो वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो सब फीचर्स का हिस्सा हैं या फीचर्स की अक़साम हैं। इन्हीं बातों को मखसूस और हल्के फुल्के अंदाज में फीचर में पेश किया जाता है। फीचर का अनुमान आमतौर से पुरकशिश और दिल को छू लेने वाला होता है। फीचर अखबार और रसाइल में तो छपते ही हैं, रेडियो पर भी सुने जाते हैं और टीवी पर भी देखे जाते हैं। अखबारों में फीचर को अलग नुमाया जगह दी जाती है। कभी इसको चौकठे बॉक्स में, चौकोर बॉक्स, चौकठे मतलब चौकोर बॉक्स में रख देते हैं। कभी इसकी किताबत अलग ढंग से करी जाती है ताकि नुमाया नजर आए, और कभी कभी फीचर को अखबार में सफ़ा अव्वल पर ही जगह दी जाती है। छोटे छोटे अफसाने, कहानियाँ, किस्से इसकी शक्ल में और छोटे छोटे वाक़यात की शक्ल में इनको अखबार के फ्रंट, कभी कभी फ्रंट पे भी वो कर दी जाती है, या कभी कभी मखसूस ज़मीमा निकाल दिया जाता है, कभी कभी एक ख़ास पेज उसके लिए मुतय्यन कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा एक जैसा मिले। राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, उर्दू डेली, उर्दू अक्सर रोज़नामचों में, उर्दू के रोज़नामचों में अलग से पेज इसके लिए मुतय्यन किया गया है। कभी कुछ लोग, कुछ अखबार अलग से पूरे ज़मीमे निकालते हैं फीचर्स के, है ना। तो वो तमाम चीज़ें आपको अलग अलग अखबार में अपने अखबार की पॉलिसी के तहत देखने को मिल जाती है। किताबत या लर्निंग से करवाई जाती है ताकि नुमाया नजर आए। कभी कभी फीचर को अखबार में सफ़ा पर जगह मिल जाती है। देखिए, किताबत से मुराद क्या है, जो लिखने का तरीका है वो अलग कर दिया जाता है। इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, या जो लोग उर्दू की टाइपिंग करते हैं, तो उर्दू में भी अलग अलग किस्म के खत आती हैं, उसके हिसाब से टाइपिंग कर दी जाती है, और वो आम खबरों से, आम रूटीन से हटकर महसूस होती है, ताकि देखने वाले को या पढ़ने वाले की दिलचस्पी उसमें फौरी तौर पर मरकूज हो जाए, या उसकी तवज्जो उसकी तरफ फौरी तौर पर मरकूज हो जाए। फीचर के अंदाज में, अंदाज़े बयान में तनू होता है, डिफरेंस पाया जाता है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, सेम एज इट इज़ नहीं रहता। कोशिश की जाती है कि कारी के मिजाज के मुताबिक हो, पढ़ने वाले माशरे में जो लोग उसे पढ़ रहे हैं अखबार को, उनके मिजाज के मुताबिक हो। यानी अजहार बयान एक ही अंदाज और लबलेजी को मुस्तकिल तौर पर अख्तियार नहीं करते, बल्कि मौजू के एक पहलू की बात करने के बाद दूसरे पहलू के अजहार का अंदाज बदल जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना महंगाई का धचका, फिर मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल। हमने लिख दिया महंगाई का धचका,
एक उसके बाद हमने फिर हमारा जो दूसरा अंदाज है कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा, ठीक है। और तीसरा इंसान पर होने वाले के असरात। लिखने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग, समझने का तरीका अलग, लेकिन लुब्बे लुबाब क्या है, असल मकसद क्या है, सारी चीजें क्या हैं, वो एक ही चीज है पे वो फोकस कर रही हैं, आम आदमी पर उस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। शायद आपने कोई रेडियो फीचर सुनकर महसूस किया होगा कि फीचर नशर करते वक्त कई आवाज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 2 आवाज़ें ज़रूर होती हैं। इनका मकसद इजहार बयान में तनू पैदा करना होता है, अलग अलग बयान करना होता है, अलग अलग तरीके से इख्तियार करना होता है ना। अगर कोई 2 आवाज़ें हैं, एक आवाज़ में, या अगर एक आवाज़ भी है तो कभी एक आवाज़ में बात करेगा, दूसरी आवाज़ में बात करेगा। अगर मुकालमे के तौर पर बयान कर रहे हैं तो आपसी गुफ्तगू के जरिए बयान होगी। और असल मकसद क्या है, दिलचस्पी बरकरार रहे, क्यूरियोसिटी और अहमियत बरकरार रहे। इजहार बयान में तुनू का मकसद ये कि कारी की तवज्जो और दिलचस्पी कायम रहे, जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, और वो यकसानियत उकता ना जाए, लेकिन इजहार बयान के तुनू के बाद भी मौजू के बयान में एक अंदरूनी तसलसल भी रहता है जो बात को ख़त्म होने तक कायम रहता है। कोई भी बयान है, मैं स्टेटमेंट दूँ, पढ़ता चला जाऊँ एक सिरे से, और कोई बयान में किसी किस्म का कोई उतार चढ़ाव ना हो, यकसा रफ्तार से, यकसा आवाज़ से पढ़ता चला जाऊं, ना तो दिलचस्पी बरकरार होगी, ना सुनने में मज़ा आएगा। लेकिन लबो लहजे के उतार चढ़ाव से दिलचस्पी भी बरकरार होगी, सुनने में मज़ा आएगा, और आखिर तक हमारी तजस्सुस, हमारा दिलचस्पी बरकरार रहे। ये फीचर्स की बनाने वाले की मुकालमती अंदाज में, या वीडियो के अंदाज में, या लिखने के अंदाज में सबसे बड़ी कामयाबी। फीचर के लिए इख्तिसार भी ज़रूरी है, कम वक्त में होना चाहिए, कम मजमून, कम मौजू, कम वक्त में। अगर बकालमाती है तो कम वक्त में हो, और वीडियो वाला है तो भी कम वक्त में हो, और अगर लिखने वाला है तो इख्तिसार के साथ पेश किया जाना चाहिए। सवालात फीचर को बेमज़ा करती है, जितना लंबा खींचेंगे उतना ख़राब होता चला जाएगा। फीचर जितना ही मुख्तसर होगा इतना ही दिल पर असर करेगा। देखिए, हम पहले अफसाने पढ़ते थे लंबे लंबे, फिर काबिल नाविल आ गए, कहानियाँ आ गई, और अब सिर्फ अफसानचे आके रह गए। मुख्तसर, पढ़ने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, बस अपनी दिल तबई खुशी, हाल तबई खुशी के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। अफसानचे कभी कभी तो 10-12 लाइनों के भी होते हैं, कभी कभी 3-4 लाइनों के भी होते हैं, कभी 5-10 लाइनों में मुकम्मल हो जाते हैं। अफसाना कई नॉवेलों पे, कई पार्ट्स, बड़ी किताबों पर मुनहसर हुआ करता था। पढ़ते पढ़ते इंसान उठता जाता था। लेकिन अफसाने इंसान की मिजाज के हिसाब से और बदलती हुई साइकोलॉजी के हिसाब से अफसानचे बहुत कम मुख्तसर वक्त में पूरी बात कह जाता है, इंसान समझ जाता है। वही बात यह है कि फीचर जितनी मुख्तसर होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, इम्पैक्ट असर डालने वाली हो। समझ में आ रहा है ना आप सबके? फीचर को इस तरह आसान और आम फार्म जबान में लिखा जाता है कि पढ़ने वाले को लुत्फ आ जाए। आसान जबान इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हर किसी के समझ में आए। अगर हार्ड लैंग्वेज या टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा तो जिसको समझ में आएगा वही महसूस होगा, बाकी सामने वाला तो सुनता यूं ही रहेगा, बोर होता रहेगा, जैसे सर से कई गुना ऊपर से जा रहा है। फीचर लिखते वक्त ना तो लफाजी से काम लिया जाता है और ना बेहतर से बेहतर जबान लिखने की कोशिश की जाती है, बल्कि हल्की फुल्की जबान जो आम लोगों की समझ में आ जाए वही इस्तेमाल की जाती है। फीचर एक दिलकश, फरहत बख्श और जिंदा दिल तहरीर है। दिलकश भी इसलिए कि तजस्सुस बरकरार है, फरहत बख्श इसलिए कि उसे पढ़ने के बाद सुकून मैसर होता है, और जिंदा दिल तहरीर इसलिए जो फरहत बख्श हो, दिलकश हो, तजस्सुस वाली हो, हमेशा जिंदा दिल रहती है और हर किसी से जुड़ी वाली, आम आदमी से जुड़ी हो, है ना। फीचर में एक ही बात पर पूरी तवज्जो सर्व की जाती है। मैंने बताया था कि जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट पर कोई एक बात पर उस पर फोकस किया जाता है, यानी एक ही ख्याल को निखारा और उभारा जाता है। इसका एक अलग मिजाज होता है जिसका मुकाबला किसी दुरुस्ती सिर्फ नसर से, यानी मजमून निगार या अफसाना निगारी वगैरह से नहीं किया जा सकता। मजमून भी लंबा है, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, एक नशिश में ख़त्म होने वाला। अफसाना तो उससे भी ज़्यादा लंबा।
हमें इतना नहीं है, हमारे पास टाइम ही बहुत कम है। हमें 10 मिनट में पूरा अखबार पढ़ना है या 15 मिनट में पूरा अखबार पढ़ना है, उसमें हमें खबरें भी पढ़नी है, एडिटोरियल भी देखना है, सुर्खियाँ भी देखनी है, और हमारे मालूमाती जो चीज़ें हैं वो भी देखनी है, और हमें नज़र हल्की सी फीचर्स पे भी जानी चाहिए कि आजकल माशरे में क्या चल रहा है, आजकल माशरे में जो चल रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, वो तमाम चीज़ें फीचर्स में आती हैं। इसलिए फीचर लिखते वक्त मजमून निगारी के सख्त उसूलों की पाबंदी नहीं की जाती। मजमून लिखते वक्त रस्मी इब्तिदा, आगाज़, दरमियान नफ्स, मजमून और रिवायती अक़साम के पहलुओं को एहतमाम के साथ बरता जाता है। देखिए इन्होंने इसके साथ साथ ये फीचर्स तो बताया, लेकिन साथ साथ मजमून निगारी के और अफसाने मजमून निगारी के ज़ायद तरकीब भी लिख दी है। आगाज़ मजमून, तमहीद है ना, नफ्स मजमून और इख्तिताम, ये भी इन्होंने लिख दिया। याद करने वाली चीज़ें याद रखेंगे ठीक है, लेकिन नहीं तो कोई बात, नुकसान आपका। लेकिन फीचर लिखते वक्त इन रिवायती एहतमाम की पाबंदी की कतई ज़रूरत नहीं है। फीचर लिख रहे हैं जो है मनोअन जैसा है वैसे ही बयान किया जा रहा है, जैसा इम्पैक्ट आ रहा है, जैसा इम्पैक्ट आ रहा है, जैसा असर पड़ रहा है वैसा बयान कर रहे हैं। अगर हम इसमें मजमून निगारी की तरह इसकी तमहीद लिखेंगे, नफ्स मजमून लिखेंगे, इख्तिताम लिखेंगे, तो फीचर नहीं रहेगी, मजमून बन जाएगा, चाहे वो आपका तासुराती हो, चाहे बयानिया हो, कोई सा भी हो। हमें फीचर है जो हमारा एज इट इज चल रहा है वही हमें बयान करना है। फीचर के लिए मौजूआत भी होते हैं, आम तौर पर हर उन्वान पर जिस पर मजमून लिखते हैं फीचर नहीं लिख सकते। इसके बरखिलाफ कुछ मौजूआत ऐसे होते हैं, ऐसे रहते हैं जिन पर फीचर तो लिख सकते हैं लेकिन मजमून नहीं लिख सकते। दरअसल मजमून मालूमाती अदब का हिस्सा है, जबकि फीचर हल्का फुल्का अदब कहलाता है। दोनों का डिफरेंस समझा रहे हैं, फ़र्क समझा रहे हैं, मजमून और फीचर में। मजमून और फीचर में क्या फ़र्क है? जो जैसा हमारे ज़िंदगी पे असर डाल रहा है, जो भी बात, और जो हमारा ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है वो, या जो माशरे में चल रहा है वो सीधा सीधा फीचर है। इसमें कोई मालूमात नहीं है, हमारी मालूमात में इजाफा नहीं हो रहा, बस हम पढ़ के जानकार बन रहे हैं। और वो चीज़ जो हम बयान नहीं कर सकते वो पढ़ रहे हैं ताकि लोगों की नज़रों में आ जाए, हमारी परेशानियाँ, दिक्कतें, आसाइशें, है ना, आराम, वो तमाम चीज़ें लोगों की नज़रों में रहें और हम उसको मज़ीद सुधार की कोशिश करें। जो जैसा है वैसा ही मनोअन बयान किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फीचर्स। लेकिन अगर हम मालूमात की बुनियाद पर अपनी मुशाहदे के तौर पर, तजुर्बे के तौर पर इतनी चीज़ रख कर एक तरफ रख कर उसके ऊपर मजमून लिखने के लिए बैठेंगे तो उसमें मजमून की सारी चीज़ें भी होंगी, मालूमात में इजाफा भी होगा, है ना, और वो फीचर्स के मुकाबले में ज़्यादा लेंदी भी होगा, सवालात भी इख्तियार होगी उसमें का, और वो फीचर्स के मुकाबले में ज़्यादा बोझल नज़र आएगा। आ रहा है समझ में? इसमें मालूमात के बोझ से कारी बोझल नहीं होता, बल्कि वो फीचर पढ़ते वक्त ताजगी महसूस करता है। कोई भी मजमून अमूमन हक़ाइक़ का मजमूआ होता है, किसी संजीदे मसले पर बहस होती है, दलीलें पेश की जाती हैं, फ़लसफ़ा बयान किया जाता है, आलिमाना और गहरी संजीदा बातें होती हैं, रस्मी अंदाज़े बयान होता है। फीचर में इतनी गहरी और आलिमाना बातें नहीं होती। मजमून होगा, डिटेल लिखेंगे, फीचर्स में नहीं। मैंने फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ कि जो जैसा है माशरे में चल रहा है वैसे का वैसे ही मानो बयान किया जा रहा है। इसमें आलिमाना किसी मुफक्किर किसी मुदब्बिराना किसी तफसीर की गुंजाइश ही बाकी नहीं है। और वो हर आदमी को, उसकी खुसूसियत यह है कि हर आदमी को जो उस वाक़े से या उस चीज़ से या उस हादसे से या उस इफेक्ट से जुड़ा हुआ है, उसको हर आदमी को अपने आप से ही समझ में आ रहा है। फीचर में किसी बात की तारीफ भी हो सकती है, एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन इसका खास ख्याल रखा जाता है कि फ़िकारी फीचर पढ़कर बेजार ना हो, एक ताजगी बरकरार रहे। फीचर की तहरीर में दिलचस्पी के लिए ड्रामाई कैफियत भी पैदा की जा सकती है। जब प्रिंट मास मीडिया की बात आती है, जब हम एक्टिविटी करते हैं, जब हम कलाकारी करते हैं, जब हम स्टेज पे आते हैं या कोई ड्रामा परफॉर्म करते हैं किसी भी वाक़ात या किसी भी पस मंज़र के तहत, तो उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ड्रामा की कैफियत भी आ जाती है जो हमारी सोच से, हमारी अप्रोच से बाहर हो, और फिर हमारा तजस्सुस ज़्यादा हो जाता है। और हम देखते हैं कि अगर इस तरह की कैफियत, इस तरह के हालात से दो चार हुए तो उसका हल कैसे निकलेगा। फीचर का खात्मा भी दिलचस्प तरीके से किया जाता है। फीचर मज़ामीन के लिए दिलचस्प सुर्खियों का इंतखाब भी ज़रूरी है।
कोई भी चीज जो आप पढ़ें उसके लिए क्या जरूरी है, जो आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखे। अभी हमने पिछले सबक में पढ़ा था सुर्खी, हेडिंग। जब तक हमारी सुर्खी जानदार, शानदार और तजस्सुस पसंद नहीं होगी, कोई आप ये क्या कहें पुरतजस्सुस नहीं होगी, तब तक इसकी कामयाबी ना के बराबर रह जाती है। वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम लिफाफा पढ़ते ही मजमून भाप लेते हैं, तो हमें लिफाफे पे अपनी सुर्खी इस तरह लगानी है कि मजमून भापे और मजमून में हमारी उसकी कारी की दिलचस्पी बरकरार रहे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? फीचर लिखते वक्त इसका ध्यान भी रखा जाता है कि फीचर किस किस्म के कार्य के लिए लिखा जा रहा है। जो फीचर्स लिखा जा रहा है माशरे में जो चल रहा है वो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो इंग्लैंड में भी होता रहे। अब आप हिंदुस्तान के लिए लिख रहे हैं तो हिंदुस्तान के कार्य के, हिंदुस्तान के पढ़ने लिखने वालों के लिए होना चाहिए, या दिल्ली के लिए लिख रहे हैं तो दिल्ली वालों के लिए होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि राजस्थान वालों के लिए आप वही चीज़ राजस्थान पे भी इम्प्लीमेंट होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, वो जो सब जगह इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एक ख़ास जगह पर मुनक़दी हो रही हैं, असर पजीर हो रही हैं, वाक़ा हो रहा है, ज़हूर पजीर हो रही हैं, वो किसी सिर्फ एक ख़ास जगह के लिए, ख़ास जगह के लोगों के रहने वालों के लिए हो रही है ना। तो वो उन्हीं लोगों को दिलचस्पी का सामान फराहम करती है जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मकामी लोग। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हों, बैनुल अक़वामी हो, आलमगीर हो। फीचर लिखते हाँ, ईद पर अगर ईद न मनाने वालों के लिए फीचर लिखा जाता है, उसमें उनुकात और तफसीलात भी शामिल किए जाएंगे जो ईद मनाने वाले कारी से मुख्तलिफ होंगे। अगर आपने कोई फीचर लिखा कि पुरानी दिल्ली में इस दफ़ा ईद सही ढंग से नहीं मनाई गई या जोश व खरोश के साथ नहीं मनाई गई, तो आप जब वो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, तो उसके बाद उसमें उसके रीज़न भी लिखेंगे कि क्यों नहीं मनाई गई और पिछले साल की तरह इस साल क्या कमी रह गई, और पिछले साल अगर अमूमन तौर पर जो पुरानी दिल्ली में ईद मनाई जाती है किस जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है और उसके ना मनाने के क्या रीज़न है वो भी आप इसमें लिखेंगे। फीचर के लिए मौज़ूआत बेशुमार हो सकते हैं, जैसे तहकीकात, फैशन, मौसमियात, टेलीविज़न प्रोग्राम, मुख्तलिफ पेशे और उनसे जुड़े हुए लोग, मोटर कार, डाक टिकट, बागबानी वगैरह वगैरह। गर्ज ये कि आसमान और ज़मीन के दरमियान की किसी भी चीज़ को फीचर का मौजू बनाया जा सकता है। इसके लिए तेज़ क़ुव्वत मुशाहिदा, जब तक आप अपने आसपास की चीज़ों को सेंसिटिव वे में नहीं देख पाएंगे, गौर से नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप फीचर्स पे कलम नहीं उठा सकते, तब तक आप फीचर बनाने की सोच भी नहीं सकते, फीचर के लिए मुकालमात नहीं लिख सकते, फीचर के लिए वीडियोग्राफी के मतलब जो मास मीडिया वाला प्रोग्राम, मल्टी मीडिया वाला प्रोग्राम है वो नहीं कर सकते। उसको करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपका मुशाहिदा इस कदर शानदार होना चाहिए कि आपको उसकी ज़रा सी बात भी अपने फोकस रखनी होगी। मुशाहिदा वसी हो, तेज़ क़ुव्वत मुशाहिदा हो, वसी तजुर्बात हों और मालूमात की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मकासिद, इस सबक को पढ़ने के बाद देखिए आपकी तो चीज़ें आप पढ़ ही चुके हैं, आपने ये चीज़ें जाने ली। अब इन्होंने दो फीचर्स बयान किए एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर वही पेरेंट्स का ट्रेंड है कि मैं पढ़ूंगा, बोरियत का, बोझलपन का एहसास होगा, लेकिन क्या करें, पढ़नी है। और इसमें देखिए कि हेडिंग का इस्तेमाल कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं, कितना मुशाहिदा और मुताला वसी है और किस गहराई से अपनी बात पेश की गई है। देखिए 21वीं सदी में हर तरफ बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी पे कंट्रोल किया जा रहा है, उसको एक ही लाइन में इन्होंने बयान कर दिया। 21वीं सदी में हर तरफ बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, नई जनरेशन नहीं आ रही, हमारी मेडिकल सहूलियात बढ़ रही हैं, यानी रेट ऑफ मोर्टेलिटी कम हो रहा है। जब आदमी की एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, तो जाहिर बात है बूढ़े ही नजर आएंगे। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हैं देखिए फीचर्स में।
21वीं सदी शुरू होने का जश्न पूरी दुनिया धूमधाम से मनाने को तैयार है। पूरी दुनिया में नई सदी की आमद पर मसरत का माहौल है, खुशी का माहौल है, लेकिन इसके साथ एक सच्चाई ये भी है कि आने वाली सदी नई पूरी दुनिया के लिए कई नए और संगीन मसाइल लेकर आ रही है, जिनसे निपटने के लिए अगर अभी से कोशिश ना की गई तो 21वीं सदी 20वीं सदी के से भी ज्यादा तकलीफदार साबित हो सकती है। पहला ही पैराग्राफ दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया। हर आदमी से जुड़ी हुई चीजों को बयान करने की कोशिश की गई बंद लफ्जों में, ताकि तजस्सुस बरकरार रहे। और ये बताएगा, ये जो मैं मसला लिख रहा हूं या अछूता किसी एक जगह का नहीं है, पूरी दुनिया का है, आलमी लेवल का है, ग्लोबल लेवल का है, आलमगीर हैसियत का हामिल है। नई सदी में दुनिया को खाना, बिजली, इधर क्या, नई सदी में दुनिया को खाना, बिजली, पानी, बेरोजगारी, फाका कशी जैसे संगीन मसाइल का सामना तो करना ही पड़ेगा। यानी ये चीजें सब कॉमन है। रिसोर्सेस का कम है ना, इस्तेमाल ज्यादा है, आमदनी कम है, यानी रिसोर्सेज हमारी कम है और हमारे उसके जो इस्तेमाल है वो ज्यादा है। ये कॉमन चीज बताई, सब जगह है। साथ ही एक नया मसला भी दुनिया के सामने खड़ा होने वाला है और वह है बूढ़ों का मसला। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी यौम बुजुर्ग पर जो रिपोर्टें सामने आई हैं वो काफी चौंका देने वाली हैं। अच्छा, इन्हें कहां से महसूस हुआ? ये जो रिपोर्ट्स इन्होंने पढ़ी उनसे महसूस हुआ कि ऐसा भी मसला सामने आने वाला है और ऐसी ही चीजें हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं। इन रिपोर्टों के मुताबिक 2000 के आखिर तक 60 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद 60% से ज्यादा हो जाएगी। यानी मुल्क में अगर 100% आबादी 100 लोग हैं तो 60 लोग से ज्यादा, यानी 61, 62, 63, 64, 65 भी हो सकते हैं, वो ज्यादा बूढ़े होंगे। कुल जवानों की तादाद कितनी रह जाएगी? 40-42%, 40% तक, 80% तक। और उस 40% में भी जवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कमसिन कितने हैं, है ना, और इन्फेंट्स कितने हैं, नौखायस कितने हैं, और जो दूध पीते बच्चे हैं वो अलग। इस वक्त दुनिया में आबादी की इजाफी शरह 1.7% है, जबकि ज़ईफ़ों में शरह 2.2% है। जस्ट डबल का फर्क, 1.7 और 2.2, डबल के आसपास। जिस स्पीड से हमारी आबादी बढ़ रही है उस स्पीड से उससे तकरीबन दोगुनी स्पीड से हमारे बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली सदी में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दुनिया तब बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे और आबादी का उम्र के लिहाज के तनासुब पूरी तरह गैर मुतवाज़न हो जाएगा। और इस मामले में आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान ऐसा खुशकिस्मत है कि वहां ये शरयत तवाज़ुन बरकरार है और यंग्स, नौजवानों का शहर कहलाता है हिंदुस्तान, नौजवानों का मुल्क कहलाता है हिंदुस्तान और मुल्कों के मुकाबले में कंपैरेटिवली। ज़ईफ़ों की बढ़ती आबादी से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं। हिंदुस्तान में 1901 में ज़ईफ़ों की कुल तादाद, अब इन्होंने ये आंकड़े गिनाए कि अपनी बात जो कह रहे हैं उस बात में वजन कैसे पैदा हो। मैंने बताया था ना, मुशाहिदा, तजुर्बा और आपका जो 3 चीज़ें उसमें बताई थी, मुताला, वो तमाम की तमाम चीज़ें इन्होंने इसमें शो की हैं, शाया के लिख के बताया है कि हम ये चीज़ जो कह रहे हैं वो खाली किसी एक रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं कह रहे, हम मुसलसल गहरी नज़र रखे हैं, मुताला कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पर अपनी बात को साबित कर रहे हैं। ज़ईफ़ों की तादाद में इजाफा समाज और सरकार दोनों के लिए एक चुनौती है, संगीन मसला है। चुनौती, यहाँ पे चुनौती लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, संगीन मसला भी कह सकते हैं। आज के समाज में मुश्तरका खानदान बिखर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर बूढ़े तन्हाई भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। अब बूढ़ों की वो बता दी इन्होंने मजबूरियाँ, क्यों हो रहा है वो बता दिया। न्यूक्लियर फैमिलीज का रिवाज हो रहा है ना, मुश्तरका फैमिली का, जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म हो रहा है, तो तमाम चीज़ें इसमें बयान की हैं। बूढ़ों की ज़रूरियात हैं, बदलते माहौल हैं, सास बहू का रवैया है ना, जनरेशन गैप है, वो तमाम चीज़ें इसमें बयान की जा रही हैं। उसके बाद बताया गया कि वो लोग जो सरकारी या नीम सरकारी मुलाजमतों में हैं उनके लिए फ़िक्र इसलिए कम है कि उनके पास पेंशन है। जो आसूदा हाल है उनको तो ना के बराबर फिक्र है, पैसे की वजह से पूरा माशरा उनके साथ जुड़ा हुआ है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके लिए 1000 तरह की तकलीफ और परेशानियाँ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र तो उन बूढ़े लोगों के पास है जिनके पास ऐसा कोई ज़रिया माश नहीं और ना ही आमदनी का कोई दूसरा रास्ता। आमतौर पर ऐसे ही ज़ईफ़ लोगों को उनके घरों में नज़रअंदाज
नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब ये उनकी परेशानियां गिनाई जा रही हैं, क्योंकि आपका मुताला मुशाहदा वसी है तो आप उनकी परेशानियां भी गिना रहे हैं, है ना। रोटियों के मोहताज हैं, ज़ैफ़ ख़वातीन की हालत ज़्यादा ख़राब है मर्दों के मुकाबले, क्योंकि मर्द तो फिर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर भी निकल जाता है, बातचीत भी कर लेता है, इधर उधर घूम भी आता है, लेकिन ख़वातीन कहाँ जाएंगी। ये सब आपके मुशाहिदे और मुताले की बुनियाद पर कही जा रही हैं, फीचर्स बयान की जा रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ज़ईफ़ा में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद 1991 में हिंदुस्तान में ज़ईफ़ों की कुल आबाद में 15% बेवाएँ थीं, इनमें से 85% ज़्यादा अनपढ़ थीं। अनपढ़ होना ये और भी बड़ी बात है। हिंदुस्तान को आने वाली सदी में बूढ़े लोगों के मसले से निपटने के लिए अभी से पॉलिसी मुरतब करनी होगी ताकि इस समाजी बहरान पर काबू पाया जा सके। यानी हम इसके बचाव के लिए इस सिचुएशन का मुंह फाड़ के हमारे सामने अचानक से ना आ जाए, उससे बचने के लिए अभी से पॉलिसी मुरतब करनी होगी। यानी हमें मुस्तक़बिल करीब में क्या क्या कदम उठाने होंगे, उसके लिए आपने हल्का सा इशारा दे दिया। अगर आपके पास कोई तफसीली मंसूबा है तो आप वो बयान कर सकते हैं, लेकिन फीचर्स में ज़्यादा तफसील जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बताया जो जैसा चल रहा है मौनूअन वैसे ही बयान करना है। सोसाइटी पे, माशरे पे क्या असर पड़ रहे हैं, समाज में उसके क्या असरात पड़ रहे हैं, वो आपको जाहिर करने हैं। उससे आगे आपको ऐसा कॉलम छोड़ना है कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब हमें इसके बदावे के लिए क्या करना चाहिए और कैसे कैसे इस परेशानी से बचना चाहिए, या और इसको किस तरह प्रमोट करना चाहिए। अगर अच्छी बात है तो इस तरह देखिए। अब आइए हम सही जगह पर। फीचर पढ़कर लुत्फ हासिल होता है क्योंकि इसकी बात मुश्किल होती है। सही जगह पर निशान लगाएंगे। पहला तो हो ही नहीं सकता, मजमून से लगे ये भी नहीं है, ये हल्के फुल्के अंदाज में लिखा जाता। फीचर लिखते वक्त मजमून निगारी के सख्त उसूलों की पाबंदी करते हैं। पाबंदी करते भी है, नहीं भी करते, पाबंदी नहीं करते। पाबंदी करते भी है, नहीं भी करते, और ज़्यादातर लोग तो कहते हैं पाबंदी नहीं की जाती। पाबंदी अगर करेंगे, पाबंदी अगर करेंगे तो फिर वो मजमून निगारी में आ जाएगा ना जी, फीचर्स में नहीं आएगा। फीचर के अज़हार बयान में नयापन होता है, तनू होता है, तसन्नु होता है। बनावट नहीं होनी चाहिए, नयापन नहीं होना चाहिए, तनू होता है, चेंजेस। फीचर को अखबार में बिल्कुल आखिरी सफ़े पर जगह दी जाती है, दरमियान में जगह दी जाती है, नुमाया जगह दी जाती है। आखिरी हो, दरमियान में हो, फ्रंट हो, कहीं पे भी हो, नुमाया जगह दी जाती है। आपने क्या सीखा? हल्के फुल्के अंदाज में, आसान ज़बान में किसी मौजू पर मुख्तसर बयान या मजमून को फीचर कहते हैं। देखिए अभी इन्होंने किताब अपने आप से कंट्रास्ट हो रहा है। वहाँ कह रहे हैं कि मजमून नहीं, और ये कह रहे हैं बयानिया मजमून। और ये बयानिया मजमून इसलिए कह रहे हैं, मैं आपको मैं बता दूं कि आप मुशाहिदे की बुनियाद पर जो भी चीज़ कलम बंद करते हैं वो फीचर कहलाता है। सबसे आसान और हल्की डेफिनेशन। फीचर की ज़बान मजमून निगारी के आसान ज़बान से आसान होती है, जाहिर बात है। फीचर लिखते वक्त मजमून निगार के सख्त उसूलों की पाबंदी नहीं करते, बिल्कुल ठीक। फीचर की सबसे अहम खूबी उसका अख्तिसार है। तवील फीचर दिलचस्पी कायम नहीं रख पाती, बिल्कुल कहा, ठीक कहा, क्योंकि तवाला जितनी ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा उतना ज़्यादा बोझल होता चला जाएगा। फीचर लिखते वक्त इजहार बयान में तनू पैदा किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, आवाज़ की तब्दीली की जा सकती है, लबो लहजे का उतार चढ़ाव किया जा सकता है। फीचर में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कभी कभी ड्रामे की कैफियत भी पैदा की जाती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए इख्तितामी सवालात। ईद मिलन पर 2 सफ़ात की मुश्तमिल फीचर लिखिए या तैयार कीजिए। फीचर की कोई 3 खुसूसियात बयान कीजिए। फीचर लिखना मजमून निगारी से किस तरह लगे, अखबारों से फीचर तलाश करिए और पढ़िए। आप लोग राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब के अखबार लें हफ्ता भर के, या उनके खुसूसी ज़मी में देखें, और अमूमी तौर पर जो जिस अखबार में ज़मीमा नहीं, उस अखबार को एक बार दोबारा से रीडिंग करें, दोबारा से पढ़ें, और उसमें तलाश करें कि फ़ीचर्स क्या है। जो मैं अखबारों के आपको नाम ले रहा हूँ उसमें फ़ीचर्स के नाम से अलग पूरा का पूरा पेज होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हमने पढ़ा आज का टॉपिक या आज का सबक वो किस चीज़ से रिलेटेड है। और जब एक अखबार को आप बारीक बीनी से मुशाहिदा करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक के बाद दिगरे समझ में आ जाएंगी। आपको खबर समझ में आ जाएगी, आपको सुर्खी समझ में आ जाएगी, आपको एडिटोरियल समझ में आ जाएगा, आपको फीचर समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ जो
मुसलसल 3 सेशन हमारे सहाफत की बुनियाद पर चले हैं, सहाफत पर चले हैं। अगर इसके बाद आप कोई भी अखबार तफसीली तौर पर पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको एज इट इज क्लियर हो जाएगा, अजबर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। लोग आप सबको समझ में आया? अल्लाह का शुक्र है। इस तरह आज का हमारा ये सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले 3 सेशन हैं उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद, समझने के बाद जब आप कभी भी किसी भी अखबार का मुताला करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एडिटोरियल कौन सा है, सुर्खी कौन सी है, सबक कौन सा है, फीचर कौन सा है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।